नमस्कार। यूपी की पंचायती राज व्यवस्था का हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग स्टेट पीसीएस यूपी के लिए और बीपीएससी के लिए साथ साथ एक सीरीज चला रहे हैं। आज हम यूपी पीसीएस में बात कर रहे हैं और मेरा जैसे आपसे वचन दिया हुआ था कि हम पंचायती राज व्यवस्था को 4 भागों में अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें पहले भाग में हमने संवैधानिक प्रावधानों को देखा था, दूसरे भाग में हमने पंचायत की व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर देखा था, तीसरे भाग में हमने नगर निकाय को अध्ययन करा था और आज चौथे भाग में मैं आपके साथ उपस्थित हूँ बहुवैकल्पिक प्रश्नों को लेकर। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर का स्वागत करता हूँ चहल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हम लगातार इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और हाँ, अगर ज्ञानवर्धन हो रहा है, आई रिपीट, अगर ज्ञानवर्धन हो रहा है तभी इसको साझा या अधिक से अधिक शेयर करेगा और यही वास्तव में मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हम जानते हैं कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यूपी और बिहार के ब्लड में ही राजनीति रहती है, इसलिए हम इसी राजनीतिक मानचित्र से आज के अपने इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। और हमको पता था कि यूपी के पास जो इंटरनेशनल बॉर्डर वो नेपाल के साथ है, जहाँ पे इसके 7 डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सीमा बनाते हैं। इसके साथ उत्तराखंड के साथ हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार के साथ भी हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 7 का खेल दोनों जगह मैच हो जाता है। इसके बाद जो ऐसा राज्य जिसके पास सबसे कम डिस्ट्रिक्ट यूपी के बॉर्डर बनाते हैं वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, केवल 1 डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है। और उसके बाद दूसरे सबसे कम नंबर के डिस्ट्रिक्ट हमको मिलते हैं वो राजस्थान के साथ मिलते हैं। और हमारे पास मथुरा, जय कन्हैया लाल की और आगरा, ये राजस्थान के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। दिल्ली के साथ अपने 2 बॉर्डर हैं और दिल्ली एनसीआर में यूपी की तरफ से 8 बॉर्डर आते हैं। भौतिक विभाजन में हमारे पास शिवालिक का क्षेत्र है, मध्य में गंगा का क्षेत्र है और दक्षिण में हमारे पास पठारी भूमि का एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र निकल कर आता है। और गंगा के मैदान को ही यूपी के मैदान कहा जाता है। यूपी के मैदान गंगा के मैदान का ही परिणाम निकल कर आते हैं। तो इस प्रकार के इस राजनीतिक मानचित्रावली के साथ अब यदि हम अपने स्तर को अध्ययन को प्रारंभ करते हैं तो हमको ये पता लगा कि जो हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था है वो 2 स्तरों पर काम करती है, 2 वर्गीकरण के साथ काम करती है। एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करती है जिसको मूलतः पंचायती व्यवस्था ही कहते हैं और दूसरा नगरीय क्षेत्र के लिए काम करती है जिसको हम नगर निकाय कहते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्रामीण क्षेत्र पे काम करती है उसके जो 3 स्तर हैं उसमें हमको मिलता है जिला स्तर, फिर हमको मिलता है मध्य का ब्लॉक स्तर, फिर हमको मिलता है ग्रामीण स्तर। इसके अध्ययन हम कर चुके थे। नगर निकाय के संबंध में हमको सबसे उच्च श्रेणी पे मिलेगा नगर निगम, फिर मिलेगा नगर पालिका परिषद मध्य स्तर पर और निम्न स्तर पर हमको मिल जाता है नगर पंचायत। अब अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, क्योंकि हमने जो संवैधानिक प्रावधान करे थे उस संवैधानिक प्रावधान के अंदर हमने पहला लेक्चर कंप्लीट करा, पंचायतों को लेकर दूसरा करा, नगर निकाय को लेकर तीसरा करा और चौथे लेक्चर में आज हम बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो जब अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आया वो ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। तो पहला आता है भारतीय संविधान का भाग 9। अब हमने कहा था कि भारतीय संविधान का भाग 9 हमने देखा था संविधान के अंतर्गत हमको मिलते एक अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई थी, जिसमें पंचायतों के संगठन की बात करी गई थी। और इसी में आता है भाग 9 जिसमें हमको मिलती है अनुच्छेद 243 कब 73वें संविधान संशोधन से पहले, जिसमें पंचायत का प्रावधान मिलता है। तो भाग 9 बात करता है पंचायतों के विषय में। भारतीय संविधान का भाग 8 बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में। अब देखिए ए का हो गया तीसरा, तो ए का हो गया तीसरा और तीसरे से ये स्टार्ट होता है, आगे जाने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी मैच करता हूं। भारतीय संविधान का भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य के विषय में, भारतीय संविधान का भाग 9 ए अर्थात नगर पालिकाओं के विषय में बात करता है। तो कूट हमारा जो मैच करता है या जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो हमारा मैच करता है वो हमारा मैच करता है 1। आगे का प्रश्न देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? ध्यान रखिए कि हमने कहा था 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए व्यवस्था दी गई, वो दी गई अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक। उससे पहले हमारे पास केवल एक ही अनुच्छेद थी, वो से 243 और संविधान संशोधन कर करके 13वें 73वें 74वें के द्वारा इसमें अनुच्छेद जोड़ी गई है, जहाँ पे पंचायतों के लिए हमको अनुच्छेद मिलती है 243 ए से 243 ओ तक और फिर नगर निकाय के लिए हमको अनुच्छेद मिलती है 243 पी से 243 जेड जी तक। और इसके बाद हमके पास एक प्रोविजन और आता है जिसका प्रश्न आने वाली स्लाइड में आने वाला है, तो मैं उसको वहीं चर्चा में लेने वाला हूं। वो बनता है हमारा अनुच्छेद भारतीय संविधान का भाग 9 बी। तो इसके अनुसार जो हमको अनुच्छेद मिलते हैं वो मिलते हैं अनुच्छेद 273, जस्ट अ मिनट, उसके अनुसार हमको मिलती है अनुच्छेद 243, ये वाला चला गया, जस्ट अ मिनट। तो हमको अनुच्छेद मिली अनुच्छेद 243 जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपाधि यहाँ पर दी गई है। अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? ये कहाँ अटक गया भाई? ओके,
पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अब अगर इस कथनों को देखते हैं तो पहले ही समझ लीजिए मैंने आपको पढ़ाया क्या था। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हमारे पास एक समिति ऐसी आई थी जिसने अनुशंसा करी थी कि केवल अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। आपको उस समिति का नाम अपने होमवर्क में बताना है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति, फिर एल एम सिंह समिति आती है जो हमसे कहते हैं कि यहाँ पे संवैधानिक उपाधि आपको देनी पड़ेगी। और जब संवैधानिक प्रावधान आए 73वें 74वें संविधान संशोधन अंतर्गत तो जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया, उस आरक्षण के प्रावधान में पंचायतों में अन्य पिछड़ा जातियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट हुआ था अपने आप में रॉन्ग। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान करा, नहीं ये भी गलत हो गया क्योंकि ये प्रावधान जो करा गया था मिनिमम 33% का करा गया था। अब ध्यान दीजिए संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या महिला हो, इनको न्यूनतम कम से कम 33% आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण को राज्य अपनी विधि सम्मत प्रावधानों के माध्यम से बढ़ा भी सकता है और कई राज्यों ने इसको बढ़ाकर 50% तक ले गए। विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में, विशेष रूप से क्या महिलाओं के संबंध में इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक ले गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ऑप्शन मैच करते हैं, विकल्प मैच करते हैं, उसमें से क्या होता है ना तो एक और ना ही दो। तो ये बनता है इसका आंसर ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्तमान में सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सही है गलत है। इन संस्थानों में सभी सीटें पंचायत क्षेत्र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरी जाती हैं। अब पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। अगर पहले स्टेटमेंट के संदर्भ में हम लोग अपने अध्ययन को दोहराते हैं तो लेक्चर 1 और 2 के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि प्रावधान ये करा गया था कि जो भी ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर राज्य अपनी अनुशंसा सुविधा के अनुसार 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू कर सकते हैं। ध्यान रखिए यह बाध्य नहीं था राज्यों पर, और ऐसे बहुत से राज्य हैं जो आज 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से अपना एक प्रमुख राज्य निकल कर आता है गोवा। तो वर्तमान में सभी राज्यों के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में हो गया रॉन्ग। इन संस्थाओं में सभी सीटें पंचायती क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भरी जाती है। ये स्टेटमेंट हो जाता है अपने आप में सही। और इस प्रकार से जो हमारा विकल्प निकल के आता है वो विकल्प निकल के आता है हमारे पास विकल्प 2। आगे देखते हैं 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई वो देश के प्रधानमंत्री कोई और नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव ही थे। और इस बार इनको भारत रत्न की उपाधि से भी पुरस्कृत करा गया था जो अपने आप में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे देखते हैं दिलीप सिंह भूरिया समिति निम्नलिखित किससे संबंधित है। तो केंद्र राज्य संबंध नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन देगा। अंतर्राज्य संबंध नहीं, नो। संसदीय समिति है नहीं, ये अपने आप में समिति इस प्रकार से काम ही नहीं करती है। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बनता है पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति के संदर्भ में जो हमारे पास ऑप्शन या विकल्प मिलता है वो मिलता है डी, और यही इसका सही उत्तर रहता है। नेक्स्ट देखिए अगला उत्तर, अगला प्रश्न, निम्नलिखित समिति पर विचार करें। इंपॉर्टेंट समिति अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुशंसा ने कही थी, आप मेरे को कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में पढ़ा था। वो डिटेल वाला जो लेक्चर था वो पहला लेक्चर था जिसमें हम संवैधानिक प्रावधानों को देख रहे थे। वहाँ पर अपने समितियों का भी अध्ययन किया था। उस समिति में हमने अशोक मेहता समिति को भी देखा था। तो आपको बता रहे हैं कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा कही थी। क्या वो 2 की करी थी, 3 की कही थी, 4 की करी थी या 5 की कही थी। अच्छा 5 वाला संभवतः शायद कोई था नहीं, हमने 2, 3 और 4 पे चर्चा करी। तो अशोक मेहता समिति को लेकर आपको बताना है कि इसने 2 की कही थी, 3 की कही थी या 4 की कही थी। जीवी के राव समिति, हाँ ये इससे संबंधित है। जो इसके विस्तार की बात करती है एल एम सिंघवी समिति, इन्होंने संविधान संशोधन को लेकर इस पर बात कही थी कि इनको संवैधानिक उपाधि मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, अर्थात तीनों। ओके कहाँ चला गया, हाँ सभी 3। आगे की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न कहाँ पे आता है। तो अगला प्रश्न जब हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा ऐसा कोड जो सुमेलित नहीं, तो पंचायतें भाग 9 सुमेलित हो गया, नगर पालिका है 9A सुमेलित हो गया, सहकारी समितियां अब ये आता है 9B। सहकारी समिति ये क्या होता है हमारे पास 9B। तो मैंने कहा था ZG तक हमको कौन मिलता है, नगर निकाय। अर्थात अगर इस भाग के अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो वो हमको मिलेगी 243 P से 243 ZG, और G के बाद आता है H। अब ये चलेगा हमारे पास ZH से ZT तक। इसका विस्तार हमको कहाँ मिलता है, ZH से ZT तक, और ये हमको मिलती है सहकारी समिति के
रूप में। तो ये होता है इसका सही आंसर, क्योंकि न्यायाधिकरण का भाग जो है वो संविधान पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो हमारे पास गलत सुमेलित होता है। अच्छा, गलत सुमेलित की बात कही ना, तो गलत सुमेलित ये होता है। और इस प्रकार से हमारे पास जो ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है हमारा डी, क्योंकि पंचायत डील करती है 243A से 243P तक, सॉरी ओ तक, और फिर जो नगर पालिका डिस्कस करती है वो करती है 243P से 243ZG तक, और इससे आगे फिर डिस्कस होता है वो होता है ZH से ZT तक। तो हमारे पास जो गलत ऑप्शन निकल के आया, जो गलत मैचिंग है वो हमारे पास ऑप्शन डी में निकल के आ रही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए, किस स्तर की पंचायत या संस्थाएं किसी एक गांव या गांवों के समूह के शासन के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो हमारे पास हो जाता है एक गांव या गांव के शासन के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो हमारे पास हो जाता है, अरे भाई, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य है, तो ग्राम पंचायत के कार्य में हमारे पास एक प्रमुख कार्य मिलता है, जो महत्वपूर्ण कार्य बनता है उसका, और वो हो जाता है हमारे पास सड़कों और पुलों का निर्माण करना। तो ये इसका आंसर हो जाता है, सड़कों और पुलों का निर्माण ग्राम पंचायत देखेगी। पंचायत या संस्थाओं को कौन सा स्तर किसी ब्लॉक या तहसील में ग्राम पंचायतों के समूह के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसमें हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आती है पंचायत समिति। ये उत्तरदायी होता है इसका, किसके लिए उत्तरदायी होता है, किसी स्तर पर ब्लॉक या तहसील में ग्राम पंचायतों के समूह के प्रशासन के लिए, तो वो हो जाता है हमारे पास पंचायत समिति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पटवारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटवारी एक अधिकारी होता है जो भूमि को मापने और गांवों के भूमि रिकॉर्ड को रखने के लिए उत्तरदायी होता है। हाँ, बात तो सही है, उत्तरदायी होता है जी, बिल्कुल होता है। पटवारी किसानों से भू राजस्व संग्रह के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। ये बात भी सही है। पटवारी को प्रत्यक्ष रूप से जिला कलेक्ट्रेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं तो इस प्रकार से तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जो ऑप्शन हमारे पास मैच करता है वो कर जाता है 1 और 2, तो ये हो जाता है इसका आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य है। संपत्ति कर का संग्रहण पंचायत समिति का कार्य हो सकता है क्या। सड़कों और पुलों का निर्माण करवाना, राज्य विधानमंडल के चुनाव आयोजित करवाना और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना। अब आंसर तो आप ही इसको समझ सकते हैं। संपत्ति कर अर्थात जो हमारे पास कैपिटल एसेट्स होता है, जो हमारे पास पूंजी होती है, उस पर कर लगाना, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, ये इसके बस की बात नहीं हो सकती। सड़कों और पुलों का निर्माण करवाना वो हमने ग्राम सभा को दे रखा था पहले वाले प्रश्न में। राज्य विधानमंडल के चुनाव कराना, माय गॉड, ये तो इसकी पेरीफेरी से बहुत बाहर का विषय हो जाता है। तो स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका एक आंसर निकल के आता है, तो विकल्प हो जाता है हमारे पास डी। तो स्वच्छता सुविधाओं पर ये काम करती है। नेक्स्ट, पंचायत या संस्थाओं का कौन सा स्तर किसी जिले के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। अब प्रश्न आ गया जिले के प्रशासन के लिए, और जब जिले के प्रशासन की बात आएगी तो क्या हम जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, क्योंकि हम इसी को बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। और जिला परिषद इसके लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है, पंचायत या संस्थाओं का कौन सा स्तर, ये वाला स्तर जिले के प्रशासन के लिए, तो कौन सा जिले पे काम करता है हमारा जिला परिषद, जिसको साधारण रूप से हम पहचानते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में। तो ये वाला स्तर यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो जिला परिषद का जो प्रमुख होगा वो जिला परिषद अध्यक्ष होगा, जिसको हम साधारण रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। जस्ट अ मिनट, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला परिषद अध्यक्ष। तो ये हो जाता है हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा प्रश्न आता है, तो ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कौन सा विचार सही है। ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान अनुच्छेद 243B के अंतर्गत परिभाषित करा गया है। सही गलत, भाई बात तो सही है, परिभाषित तो करा गया है, और जब परिभाषित करा गया है तो इसमें यही परिभाषा दी गई है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख है उससे कम होगी, 20 लाख से कम होगी, वहाँ पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान हो सकता है। तो जहाँ पर ये बात कही गई वो भी 243 में बात करी गई है, और वहीं पर इसको भी परिभाषित करा गया है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है अपने आप में ठीक। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है उसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नीचे देखे कूट के अनुसार 1 और 2 दोनों आपस में मैच कर जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प 3, विकल्प सी। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्ड में विभाजित करा गया। हाँ सही, यूपी वार्ड बोला जाता है, और वार्ड सदस्य अपने साथी वार्ड सदस्यों द्वारा
चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सरपंच या पंचायत अध्यक्ष ग्राम सभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के सचिव का चुनाव करते हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया। और हमने कहा कि सचिव कौन होता है, तो आप ध्यान दीजिए कि ग्राम सभा में सचिव का काम कौन करेगा, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में हो जाता है। ठीक है, आपका होमवर्क है, इसके लिए आपको लेक्चर 2 पर जाना पड़ेगा और लेक्चर 2 में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सचिव ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो सही स्टेटमेंट आता है वो हो जाता है 1, 2 और 4। तो हमारे पास हो गया 1, 2 और 4। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायत के एक या अधिक वित्त पोषण स्रोतों का वर्णन करता है। घरों और बाजारों के लिए कर संग्रह, हमने कहा कितने विषय ट्रांसफर करे गए हैं, 29। उसके आधार पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो घर और बाजारों से कर संग्रह, हाँ सही है, हाउस टैक्स तो लिया जाता है भाई। निम्नलिखित सरकारी विभाग के माध्यम से धन प्राप्त, हाँ होता है, ग्रांट मिलती है। सामुदायिक कार्यों के लिए दान, हाँ मिलता है, ध्यान मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ये हो गया उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा धन्यवाद। ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा, इतने ही प्रश्नों का चुनाव क्यों रखा, क्योंकि यही प्रश्न अपने आप में समग्र रूप लेकर आते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न जाने वाला नहीं है। अगर किसी प्रश्न की भाषा इन प्रश्नों से अलग हो सकती है, लेकिन उनका तात्पर्य या आंसर यहीं से निकल कर आ जाएगा। तो ये था हमारा भाग 4 यूपी की पंचायती राज व्यवस्था में। अगले भाग में मैं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित वीडियो यहाँ पर लेके आना हूँ, लेक्चर अपना लेके आना हूँ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। तो जुड़े रहिए चहल अकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। मेरे द्वारा किसी प्रकार से आपका ज्ञान अर्जन होता है तो गुरु के रूप में गुरु दक्षिणा जरूर दीजिए। जय हिंद और वंदे मातरम।